डोरमेंट मतलब होता है कि जो चीज एक्टिव नहीं होती उसको हम डोरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक टर्म होती है डोरमेसी, उसमें क्या होता है, डोरमेंसी की टर्म, डोरमेंसी जो टर्म बोली जाती है ना, वो तब यूज की जाती है जैसे सीड होता है। अपन ने गेहूं को, आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं जो है वो निकालते हैं, फिर उसको रख लिया जाता है, और फिर जब उसको वापस से उसका प्लांटिंग करनी रहती है तो उसी खाने वाले गेहूं में से एक बोरा निकाल के उसको वापस से सीडिंग की जाती है उसकी, और उसी में से प्लांट आता है ना। तो वो सीड मरते क्यों नहीं है उतना टाइम तक, जितने टाइम तक उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। डोरमेंट स्टेट मतलब इनएक्टिव स्टेट में चला जाना, ठीक है। जैसे लाइक जो आपके घर पे चावल होंगे ना, उनको आप रखे हो, नहीं चावल नहीं, गेहूं ले लो, गेहूं रखे हो आप लोग, उन्हीं गेहूं को अगर मिट्टी में डाल दोगे, उस मिट्टी में पानी डालोगे ना, तो गेहूं से प्लांट निकलने लग जाएगा। तो वो उस टाइम तक क्यों नहीं निकला जब तक वो हमारे पास रखा रहा, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेट में था। आया समझ में? यस मैम। वो वेट कर रहा था प्रॉपर न्यूट्रिशन का, ठीक है। देन अपन बात करते हैं कैरियर की। कैरियर मतलब जो उस चीज को कैरी करे। तो स्प्रेड डिसीजेस विदाउट शोइंग सिम्टम्स, मतलब डिसीज फैल रही है विदाउट शोइंग द सिम्टम्स। जैसे मच्छर है, वो डेंगू लेकर आ रहे हैं, उस मच्छर में हमको दिखेगा क्या कि डेंगू कैरी किया हुआ है? नहीं ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा कैटेगरीज पर। तो क्लिनिकल केस में सिम्टम्स दिखते हैं, सब क्लिनिकल में सिम्टम्स नहीं दिखते पर इन्फेक्शन दिखता है। लेटेंट इन्फेक्शन के केसेस में, जैसे सब क्लिनिकल केस में ऐसे देख लो आप लोग, बच्चों को ना एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स हो जाते हैं, वो जो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे वाइट दिखते हैं, उनके पूप में भी दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को चेहरे पे वाइट दाग आ जाते हैं, उनके वो दांत अपने किटकिटाने लग जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, बच्चे बहुत खाना खाते हैं पर वो हेल्दी नहीं दिखते, फिट नहीं दिखते, उसमें उनमें फैट नहीं दिखता। तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉर्म। तो यहाँ से क्या क्लिनिकल केस में सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। अब ये सिम्टम्स अगर नहीं दिख रहे हैं पर इनका इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जैसे मान लो रेडनेस है स्किन पे, सो यहाँ पे इन्फेक्शन दिख रहा है, लेटेंट इन्फेक्शन, या इसको ऐसे समझ लो कि इन्फेक्शन कैसे, इन्फेक्शन मतलब क्या, कि उसके अंदर डिसीज है, हमें ब्लड टेस्ट से पता चल रहा है, वो स्प्रेड अंदर हो रहा है, मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है। देन लेटेंट इन्फेक्शन मतलब कि डोरमेंट स्टेट में है, इन्फेक्शन जो है वो अंदर है पर डोरमेंट स्टेट में। ऐसा होता है ना कि हमने दवाई ले ली, फिर उस टाइम के लिए बुखार चला गया, फिर दवाई छोड़ी, फिर बुखार थोड़ी देर बाद आ गया, क्योंकि कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं वो। देन कैरियर बोले तो स्प्रेड डिसीजेस विदाउट शोइंग द सिम्टम्स। क्लियर है इतना? यस और नो? यस मैम। देन वी आर मूविंग विद द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब क्या क्या मोड हो सकता है ट्रांसमिट करने के लिए। तो पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। दैट मीन्स जो डिसीज ट्रांसमिट हो रही है वो डायरेक्टली हो रही है विदाउट किसी मीडियम के। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे लाइक किसी को टच करना, किसिंग से, या सेक्सुअल कांटेक्ट से, या ड्रॉपलेट से, किसी ने छींका, वहां पे कोई खड़ा हुआ था, ड्यू टू हिज और हर स्नीजिंग, वो इन्फेक्शन वहां पे फैल गया। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड हम सबने फेस किया है, ठीक है। तो कफिंग, स्नीजिंग एंड कांटेक्ट विद सॉइल। जैसे अगर कोई सॉइल में गिर गया तो वहां पे उसको कट लग गया, मिट्टी में टिटनस बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो उसके घाव पर लग गया और उसकी बॉडी में चला गया। देन इनॉक्यूलेशन की बात करें तो इनॉक्यूलेशन में नीडल्स हो गया, बाइट्स हो गया, मतलब किसी की इनॉक्यूलेशन मतलब कुछ अंदर घुस जाना। तो नीडल्स अंदर बेसिकली पिनअप हो गई है या किसी ने काट दिया है। देन ट्रांसप्लांटल प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन मतलब प्लेसेंटा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आपने डीएनएच 1 में भी पढ़ा होगा कि जो बेबी है वो मदर से जो भी न्यूट्रिशन लेता है वो एक टिश्यू की वजह से लेता है, उस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। किससे लेता है? प्लेसेंटा से लेता है, ठीक है। तो ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन मतलब जो भी डिसीजेज है वो मदर से फीटस में इस प्लेसेंटा की वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसमें मदर टू फीटस। इसमें एक चीज और हो सकती है, जब बेबी होता है तो सपोज करो जब बेबी हुआ तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है ना, तो जिस सीजर से कट कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मान लो उसमें ना उसको अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं किया, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट था, तो इस सीधे कॉर्ड से बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर है? यस। दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन वी आर मूविंग विद द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसे व्हीकल बॉर्न मतलब किसी के थ्रू हुआ, डायरेक्ट में डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट में किसी के थ्रू हुआ। तो जैसे खाने की वजह से टाइफाइड हो गया, वाटर की वजह से, या HIV हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। फिर वेक्टर बॉर्न। वेक्टर मतलब समझना क्या होता है, जैसे वेक्टर मतलब वो होता है जो किसी डिसीज को कैरी करके किसी और इंसान में या किसी और एनिमल में, किसी और लिविंग बींग में लेकर जाए। जैसे अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो एक इंसान को मलेरिया हुआ, ठीक है, एक मच्छर ने उस इंसान को काटा,
वो मलेरिया जो था ना, मलेरिया का जो पैरासाइट था वो उस मच्छर के अंदर डेवलप हुआ, और उस मच्छर को उसने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ डेवलप हुआ उसके अंदर, और इसलिए मच्छर ने दूसरे इंसान को कट किया, और वो जो मलेरिया का पैरासाइट था वो अब किस में आ गया, ह्यूमन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये जो मच्छर था ये किसका काम कर रहा था, कैरियर का काम कर रहा था, और इसी कैरियर को वेक्टर बोला जाता है। तो वेक्टर वो हैं जो डिसीज कैरिंग का काम करते हैं। फिर एयरबॉर्न डिसीज मतलब जो हवा की वजह से हो रही, इसका अच्छा एग्जाम्पल ले लो, क्या, पॉल्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ले लो, आप लोगों ने अभी लखनऊ का केस सुना होगा जहाँ पे बच्चों की डेथ होगी, 15 बच्चों की डेथ हुई है ना। तो उसमें एक मेजर इश्यूज जो था ना, वो ज्यादातर बच्चों की इसलिए डेथ नहीं हुई क्योंकि वो जल गए थे, ज्यादातर बच्चों की डेथ इसलिए हुई ड्यू टू द इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि क्या होता है, जब आग लगती है ना तो आग में से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो वहां पे कोई भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की नहीं थी, ठीक है, आउटडोर्स नहीं थे, तो दम घुटने की वजह से वहां पे ज्यादातर बच्चों की डेथ हुई। और इसलिए बोलते हैं ना, ठंड के टाइम पे भी आग जलाते हैं ना, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आग हमेशा खुले में जलाओ, और अगर आप घर के अंदर जला रहे हो तो वहां पे खिड़की खुली रहनी चाहिए, और वो उस आग को कभी भी जला के नहीं सोना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में इस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, विच इज हाईली डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, देन अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथ साफ नहीं है। अच्छा, फोमाइट वॉल नहीं पड़ा, तो फोमाइट वॉल मतलब किसी चीज से हो रहा था, तो टॉबल्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, बुक्स हो गए, इनको पकड़ने से। क्लियर हुआ? मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट पढ़ा एंड इनडायरेक्ट। अब हम 5F पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लाइज मतलब जो उड़ते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, हाउस फ्लाइज हो गई, इनकी वजह से हो रहा है। फिंगर्स मतलब अपन ने किसी चीज को टच कर दिया उसकी वजह से। फोमाइट्स मतलब किसी यूटेंसिल, किसी चीज की वजह से, खाना की वजह से फैल रहा है। एंड फीसिस मतलब किसी की स्टूल की वजह से, या यहाँ पे आप यूरिन भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो मैम। हेमा, सोनिया, आपको यस मैम। क्लियर है? ओके, देन वी आर मूविंग विद द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू ह्यूमन बॉडी। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हाउ पैथोजन एंटर्स टू द ह्यूमन बॉडी, कैसे एक पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। तो सबसे पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक चीज समझना, आपको पता है हमारी बॉडी में ज्यादातर चीजें ना वो उससे बिगड़ती, किससे? गट से। अगर आपका गट सही है ना तो ह्यूमन बॉडी सही रहेगी, और गट सही नहीं तो ह्यूमन बॉडी में डिस्टर्बेंस आएंगे। और दूसरा चीज, जो माइक्रोब होगा वो दो जगह जाने की कोशिश करेगा, एक तो कहाँ पर, ब्लड में, दूसरा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। रीजन इसका ये है क्योंकि ये हाईली एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। देखो, ब्लड में तो न्यूट्रिशन होता ही है, बिल्कुल होता है। दूसरी चीज ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, मतलब यहाँ पे इन लोगों को सबसे अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, देन म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे आइस। म्यूकस मेम्ब्रेन पता है क्या होता है? हाँ या ना, जल्दी बताना। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे म्यूकस जो है ना, ये एक टाइप का जेली वाइटिश मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी सिक्रीट करती है बहुत सारी चीजों के लिए, उस पर्टिकुलर सरफेस को लुब्रिकेट करने के लिए, मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा वहां पे वो थोड़ा सा चिपचिपा मटेरियल होता है, तो जिसकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया, कोई डस्ट पार्टिकल वहां पे एंटर हो रहा है तो वो उससे चिपक जाएगा। तीसरा, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। तो हम बोले सीधा सीधा तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब इसका म्यूकस का एग्जाम्पल क्या ले लो, नोज में म्यूकस होता है। ठीक है, तो नोज में म्यूकस क्यों होता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल वहां पे स्टिक हो जाए। सर्दी के टाइम पे म्यूकस बढ़ जाता है। क्यों म्यूकस बढ़ जाता है सर्दी के टाइम पे? क्यों नोज में से वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है? क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है नोज में या थ्रोट में, जो उस म्यूकस के थ्रू निकलता है बाहर। ठीक है, सो अभी म्यूकस समझ में आया? तो जो भी लाइनिंग वाटरी दिखती है ना हमारी बॉडी में, उसमें म्यूकस है। क्लियर हुआ व्हाट इज म्यूकस मेम्ब्रेन? द मेम्ब्रेन विच इज जहाँ पे म्यूकस की कवरिंग है। तो आइस,
ठीक है, फिर नोज, फिर माउथ, सो एंड जेनाइटेलिया यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। जेनाइटो मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स और यूरिनरी मतलब यूरिन ट्रैक्ट, ये सब में म्यूकस की मेम्ब्रेन्स होती है। तो इन सब से पैथोजन एंटर कर सकता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन हमको ओपन और नॉन ओपन स्ट्रक्चर दोनों में मिलेंगी, पर हमारी बॉडी के जितने ओपन स्ट्रक्चर है वहां पे तो म्यूकस मेम्ब्रेन है ही, तो यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। अब आप लोग का एक चीज आ सकती है डाउट कि मैम अभी आपने बताया कि जो म्यूकस है वो रोक लेती है, इन लोगों को अंदर नहीं आने देती, फिर कैसे इन्फेक्शन हो जाता है? मुझे बता सकते हो उसका आंसर? इसका रीज़न ये है, देखो मैं बताऊँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि होता क्या है, म्यूकस जो है वो वर्क तो बहुत अच्छे से करती, पर हर किसी से लड़ पाए ये भी तो नहीं पता ना। ह्यूमन बॉडी तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, स्टिल डेथ होती है, स्टिल चीज़ें नहीं, स्टिल ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, स्टिल लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं जो क्योर नहीं होती है। तो हर चीज़ की अपनी कैपेसिटी होती है। दूसरी चीज़, हम बिलियंस ऑफ, अरबों, अगर हम हिंदी में काउंटिंग करें तो जो अरब वाला वर्ड होता है ना, अरब और खरब, इतने सारे माइक्रोब्स को डेली इनहेल करते हैं अपने डेली लाइफ में, चाहे वो नोज से हो। आप अगर कुछ बोलने के लिए भी माउथ थोड़ा सेकेंड के लिए भी ओपन करोगे ना, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स आपके अंदर आ जाएंगे, बट स्टिल हर किसी चीज़ से हम इन्फेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस मेम्ब्रेन। और अब ऐसी कुछ चीज़ें तो होंगी जो म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। प्रिवेंशन मतलब रोक कैसे सकते हैं, मतलब वो चीज़ हो ही ना, एंड देन कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल मेजर्स देखें तो सबसे पहले उस पेशेंट को आइसोलेट कर दो, सबसे अलग रख दो, क्वारंटाइन कर दो, ठीक है। इन वर्ड को बहुत अच्छे से आप लोग जानते होगे क्योंकि कोविड में आप लोगों ने फेस किया होगा। देन अर्ली डायग्नोस कर लो और ट्रीटमेंट दे दो उसका। अगर हमने उसको वैक्सीन लगा दी तो उसमें वैसे भी चांसेस कम हो गए, एंड प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज कंट्रोल मेजर। मेथड्स देखें, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, मतलब ऐसी कौन कौन सी मेथड है जिसमें हम पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट बेसिक, देखो जब मैंने जहाँ से इन्फेक्शन पढ़ाना शुरू किया ना, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिफाइन करने आ सकते हैं कि वेक्टर क्या होता है, कैरियर क्या होता है, ये सब आ सकता है आप लोगों को। फिर मेथड्स देखिए डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, तो बॉईल करके, इसलिए आपको पता है दूध को क्यों बॉईल किया जाता है, क्योंकि दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उसे बॉईल करके उन बैक्टीरिया को मारा जाता है। फिर पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन मतलब जो हम पैकेट सब लेते हैं ना मिल्क का, उसमें पास्चराइजेशन प्रोसेस की जाती है। लाइक आप उसको एक्सट्रीम हीट पे गर्म करोगे, लाइक 68 डिग्री समथिंग सेल्सियस पे हम दूध को गर्म करेंगे, फिर उसको कूल डाउन भी करेंगे, दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन। देन स्टीम स्टरलाइजेशन मतलब भाप से हम कर रहे हैं। देखो आप लोग को पता है जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, जो सर्जरी के टाइम पे यूज किए जाते हैं, उसको साफ किया जाता है, जैसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना, डेटॉल वगैरह से, इनसे भी साफ किया जाता है, उनके अलग केमिकल्स आते हैं उनसे भी साफ किया जाता है। देन उसको बॉइलिंग वाटर से भी क्लीन किया जाता है, और देन उसको ना स्टीमिंग मशीन में डालते हैं, वहां पे हाई स्टीम होती है, और स्टीम की वजह से वहां पे भी जो भी बैक्टीरिया या कोई पैथोजन है वो मर जाएगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोलूँ कि आप लोग एक इंसान है जिसने गर्म हाथ में पानी डाला है, और एक जो है उसने स्टीम में हाथ डाल लिया, किसमें ज्यादा जलेगा, भाप में या गर्म पानी में? भाप में। एग्जैक्टली, स्टीम बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। इवन बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लाइट जो है वो सिर्फ स्टीम की एनर्जी की वजह से जनरेट हो रही, तो स्टीम इज वेरी स्ट्रांग। देन ड्राई हीट, ठीक है, मतलब सूखी हीट हो गया। देन सनलाइट, जैसे यूवी रेज से भी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंड chemical disinfectants. So that is about method of destroying pathogens. Now we are moving with the immunity and immunization. तो types of immunity, मतलब वैक्सीन और इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है, मुझे बताना चाहेगा क्या कोई इम्यूनिटी क्या है? So immunity is the ability of the body to fight with the infection and diseases, right? Yes. ठीक है। और ये इम्यूनिटी बनाता कौन है? हमारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, ये सारी चीजें इम्यूनिटी बनाती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब जो नेचुरली हमें मिलती है। तो सबसे पहले एक्वायर्ड नेचुरली आफ्टर डिसीजेज। देखो नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जो नेचुरली हमारी बॉडी में बन जाए। जैसे सपोज करो किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो उसको दूसरी बार चिकन पॉक्स नहीं होता। सुना होगा ना आपने, लाइफ टाइम में एक बार माता आती है फिर नहीं आती है, ऐसा हिंदी में सुना होगा।
इसका रीजन ये होता है कि एक बार चिकन पॉक्स आ गया तो बॉडी ने एबिलिटी, जो एंटीबॉडीज है ना, वो बना ली है और एक मेमोरी सेव कर ली है कि अगर इस टाइम का कुछ हमारे अंदर वायरस आता है तो हमें उससे कैसे लड़ना है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो अगर दूसरी बार एक भी वायरस एंटर हुआ तो बॉडी उसको उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए वो इन्फेक्शन लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार हो पाता है। दूसरी चीज कि अब आप बोलोगे कि मैम फिर जो ये होते हैं सर्दी खांसी वगैरह तो हमें कितने बार हो जाती है, साल भर में ही 2 बार हो जाती, फिर वो उसकी क्यों मेमोरी नहीं बनती? क्योंकि जो वायरस है, वायरस क्या करता है, वायरस के ऊपर ना एंटीजेंस लगे हुए होते हैं जिससे पता चलता है कि वो किस टाइप का वायरस है। तो वायरस ये एंटीजन को बार बार चेंज करता है, तो अगर बॉडी उसका एंटीजन पढ़ भी लेगी ना तो ये अपना एंटीजन चेंज कर लेगा। ये नेम प्लेट्स कहलाती है, जैसे बुक में नेम प्लेट्स लगाते हैं ना, वैसी नेम प्लेट्स कहलाती हैं। तो अगर वो जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है वो इसका नेम पढ़ भी लेगी तो दूसरी टाइम पे ये जब वायरस आएगा ना तो ये अपने आप को चेंज करके आएगा, अपना नाम चेंज करके आएगा, तो वो एंटीबॉडी को लगेगा कि ये तो दूसरा है, ये वो पहले वाला नहीं है, इसलिए ये वहां पे बॉडी में रिएक्ट कर पाता है। आया समझ में? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, देन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो बाहर से मिल रही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। जो एक्टिवली दी जाती है जैसे वैक्सीन हो गई, वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन क्या होती है, मैंने आप लोग को शायद पहले भी बताया था। वैक्सीन में क्या करते हैं, ये जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं इनका वो वाला डीएनए का पार्ट निकालते हैं जो इनएक्टिव होता है, जो हमारी बॉडी में जाके कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज ना करे या कोई अपना इफेक्ट कॉज ना करे, स्टेराइल होता है कि वापस से रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी के लिए ये तो फॉरेन है ना, दूर बाहर का आया हुआ सब्सटेंस है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, फैगोसाइट कर लेती है इसका, और वो जो मेमोरी बनती है उसको स्टोर कर लेती है। तो कल के दिन जब वापस से वायरस आता है ना तो उसको इन्फेक्ट नहीं होने देती उस पर्टिकुलर ह्यूमन को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेमोरी स्टोर है, ठीक है। अब पैसिव मतलब जो पैसिवली दी जाए, जैसे इसमें सबसे पहले होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज देना, मतलब ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडी देना। तो इसमें एक मदर का कोलेस्ट्रॉम हो गया जिसमें एंटीबॉडी होती है। दूसरा, अगर किसी को टिटनस का इंजेक्शन हो तो एक और टिटनस का इंजेक्शन होता है, उसमें डायरेक्टली बनी हुई एंटीबॉडीज जो है ह्यूमन में इंजेक्ट की जाती है। और जो टिटनस है वो ह्यूमन में एंटीबॉडी बनाता है, पर किसी को सीवियर केस हो गया है तो उसमें टिटनस की एंटीबॉडीज दी जाती है। इतना क्लियर हुआ? देन वी आर मूविंग विथ इम्पॉर्टेंट वैक्सीन एंड फुल फॉर्म। तो सबसे पहले डीपीटी वैक्सीन है जिसका फुल फॉर्म है डी फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, P फॉर पार्टियोसिस एंड T फॉर टेटेनस, ठीक है। ये पार्टियोसिस मतलब होता है वूपिंग कफ। देन सेकेंड वैक्सीन है BCG वैक्सीन, B फॉर बैसिलस, C फॉर कैलामिटी एंड G फॉर ग्योरिन। तो BCG दी जाती है वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, BCG क्यों दी जाती है? टू प्रिवेंट, BCG वैक्सीन गिवन टू प्रिवेंट। ये आज मैंने क्लास में बताया था, स्टिल आप लोग नहीं बता पा रहे हो, क्यों दी जाती है BCG? MMR वैक्सीन की बात करें तो मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। WHO की बात करें तो WHO का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। EPI मतलब एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन। IG इम्यूनोग्लोबिन जो है ये एक एंटीबॉडी का नाम है। मैं टीबी के लिए दिया जाता है। गुड, इतना छोटा सा तो वर्ड है वो भी याद नहीं हो रहा। देन डिसीज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब ऐसी कौन कौन सी डिसीज है जिसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पोलियो, पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन दी? DPT, याद करके चलो। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी दी? BCG, यही दिया, ठीक है। देन डिप्थीरिया के लिए DPT, पर्टुएशियस के लिए DPT, टिटनस के लिए DPT, मीजल्स के लिए MMR, मम्स के लिए MMR, रूबेला के लिए MMR, हेपेटाइटिस एंड रेबीज इनकी इंजेक्शंस लगते हैं। पर जब चांस हेपेटाइटिस बी और रेबीज जो है ना, रेबीज आप लोगों को पता है ना, ये डॉग की बाइट की वजह से होता है, उसी टाइम पे इनके इंजेक्शंस लगते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इनकी वैक्सीन लगती हैं, इनकी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, कितनी तेजी से हवा चल रही है, यूवी रेज, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, और पॉल्यूशन। ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिनकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। यहाँ पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई।